हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथ ही बात करने वाले हैं आज ईवीएस पेडागोजी के प्रश्नों की। जी हाँ, ईवीएस पेडागोजी प्रश्नों की जो हमने क्या है सीटेट 2020 के लिए आपका सेलेक्ट किए हैं। कितने 300 प्रश्न आपके सेलेक्ट किए गए हैं क्या है सीटेट के लिए। इससे रिलेटेड ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पर आपको लाए गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी साथी इस सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं ये बात की गारंटी ले रहा हूँ कि उनका जो है ईवीएस का पोर्शन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो वीडियो के 10 पार्ट हम कर चुके हैं और क्या ये आज वीडियो का हम 11वें पार्ट करेंगे। तो इससे पहले जिन साथियों ने क्या है 10 पार्ट नहीं देखे वीडियो के, तो वो जाकर सबसे पहले उनको ज़रूर देखेंगे। तो बात करेंगे आज क्या है पार्ट 11 की, जिसमें कि हमने 165 क्वेश्चन पहले करा रखे हैं। आज हम 166वें क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तक तुरंत पहुंच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखें कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। तो कुछ इस प्रकार जैसे कथन दे रखेगा, उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है या है। तो इसमें दे रखा है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। तो ये कथन हमारा दे रखा है। इसमें पूछा है कि इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार है कि छात्रों के तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो बिल्कुल जो साथी जितना अगर ये सीरीज कंप्लीट कर रहे होंगे उनको पता होगा इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्या है, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। तो बिल्कुल जहाँ पर वास्तविक जीवन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आ जाएगा तो मैंने आपको बता रखा है वो आपका बिल्कुल सही होगा। दैनिक जीवन से बात आ जाए, दैनिक जीवन से आ जाए, वास्तविक जीवन से आ जाए, बिल्कुल जहाँ पर बच्चा कुछ करके सीख रहा है वो आपके ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या है कल्पना कर रहा है, सोचने विचारने की है कुशलता का बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी प्रकार के बच्चे को बढ़ावा दिया जा रहा हो, कोई सीखने के लिए दिया जा रहा हो, बच्चे का विकास हो रहा हो, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होते हैं। तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर बात आ रही है प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन ये हमारा है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ से हम करते हुए चलेंगे। देखिए बिल्कुल ये आपका इसमें पॉइंट नहीं होगा। अगला है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, तो अनुशासन नहीं लगाएंगे। तो ये आपका कौन सा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, तो जहाँ पर मैंने बता दिया कि सीखना जहाँ पर बच्चे के संबंधित आ जाएगा वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर बात आ रही है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रश्नोत्तरी तकनीकी, यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने ज़रूरी नहीं है। आप शिक्षक हैं तो एक शिक्षक की ये भूमिका नहीं होती है। यह प्रयोगात्मक कौशल की बात नहीं हो रही है, प्रश्नोत्तर की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रयोगात्मक में आपका आता है प्रायोगिक कौशल में कोई बच्चा कर रहा है। ठीक है, अनुशासन की बात आ रही है यहाँ पर, तो ये भी आपका नेगेटिव है। तो सारी चीज़ें भी लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। जहाँ पर बच्चे को सीखने की बात आ रही होगी, सीखने की जिज्ञासा क्या है उत्पन्न करने की बात आ रही होगी, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें भी आपका देखिए उद्देश्य पूछ रखा है, तो उद्देश्य से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण कथन पूछ लेगा, उद्देश्य पूछ लेगा, उद्देश्य नहीं है, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन बी हमारा अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन सी हमारा है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन डी हमारा है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो बिल्कुल अभी आपको मैंने जस्ट अभी पीछे ही बताया था कि यहाँ पर बात आ रही है देखिए
कि मैं आपको बता दूं इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब क्यों है सही, देखिए कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने की बात यहाँ पर आ रही है। तो मैंने आपको बता रखा है जहाँ पर बच्चे या पर्यावरण अध्ययन की बात आ जाए, ईवीएस की बात आ जाए, तो बच्चे को क्या है बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाना है, क्या है दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाना है। अगर किसी ऑप्शन में आपको ऐसे पॉइंट देखने को मिल जाए, ऐसे शब्द देखने को मिल जाए, ऐसे वर्ड देखने को मिल जाए कि जहाँ पर बच्चे को क्या है बाहरी जीवन से जोड़कर कुछ सिखाया जा रहा हो या दैनिक जीवन से रिलेट करके जो है कुछ सिखाया जा रहा हो, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन वो सही होता है। तो बात यहाँ पर आ रही कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, ठीक है। तो जहाँ पर बाहरी जीवन से आ जाए, दैनिक जीवन से आ जाए, ठीक है, बच्चा कुछ करके सीख रहा है, स्वयं बच्चे को खोजने के लिए दिया जा रहा हो, बच्चे को अवसर दिए जा रहे हैं किसी प्रकार के, बच्चे का किसी प्रकार का विकास किया जा रहा हो, वो आपके ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। अगर क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा है तो क्या है वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, ठीक है, क्या है वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझ लिया होगा आपने, इसमें पूछ रखा है कि उपयुक्त नहीं है, तो नहीं वाला तो बिल्कुल आपको ध्यान से समझना ही है अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि जितने भी साथी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन में नहीं को ज़रूर देखेंगे। वो क्या करते हैं कि जो है ऊपर के 2 लाइन पढ़ लिए तो क्या है उसके बाद में जो है वो आंसर सही वाला लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो है नहीं निगेटिव वाला पूछा है, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। मैं ये हर बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि हमारे साथी जो होते हैं उनको आंसर आता है लेकिन फिर भी वो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन पहला हमारा है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन बी हमारा है कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। ऑप्शन डी हमारा है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो बताता चलो मैं यहाँ पर वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, बिल्कुल ऐसी बात हम नहीं करेंगे। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये आपका सही है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में मैं दिखा दूँ आपका यहाँ नहीं पूछा है। तो बिल्कुल आपको क्या लगाना है, ऑप्शन सी लगाना है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। तो एक शिक्षक कभी इस प्रकार की जो है बच्चे को जो इस प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा या इस प्रकार की कोई पद्धति नहीं सिखाएगा जिसमें बच्चे को जो है कठिनाई महसूस हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ बच्चे को सिखाने की बात आ रही है, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन बी दे रखा है कि प्रत्येक छात्र को वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। इससे रिलेटेड ये आपका पॉइंट किससे रिलेटेड है कि जैसे बच्चा जो है स्वयं उस पेड़ का, उस पौधे का अवलोकन करेगा, स्वयं उसको जांचेगा, स्वयं उसके कार्य करेगा, तो वह प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ के बारे में जान पाएगा, ठीक है। तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है नहीं वाला पूछा था, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन सी लगाना है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। तो आप किसी इस प्रकार का कोई भी आपको कार्य नहीं करना अगर आप एक शिक्षक हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। तो रोल प्ले से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैंने आपको कहा है कोई भी 1000 क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 2000 क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको क्या करना है कि कंटिन्यू जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, क्या है 300 प्रश्नों की सीरीज़ स्टार्ट की है, बस आपको वो है क्या है ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका ईवीएस का पोर्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी जो है ईवीएस एनसीईआरटी की भी क्लास चल रही है, जो कि आपकी ईवीएस एनसीईआरटी बुक से जो है एक एक पॉइंट उठाया गया है वहाँ पर बिल्कुल आपको एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो वो भी सीरीज आपकी चल रही है, तो उसको भी आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। क्या है प्ले लिस्ट में आपको ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स नाम से क्या है प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसमें आपकी क्रम से जो है वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी अगर आपको वीडियो देखनी है जो इससे पहले हमने 10 पार्ट करा रखे हैं, तो बिल्कुल आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे। ईवीएस पेडागोजी नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएंगी। एक एक क्वेश्चन बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से जो है आपको पढ़ाया गया है, तो बिल्कुल ध्यान से
उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य पूछा है इसमें, तो ऑप्शन ए हमारा है कि विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। ऑप्शन बी हमारा अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। ऑप्शन सी हमारा है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी हमारा है जल के स्रोतों के विषय में शिक्षार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो बात मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर बात आ रही है कि सामाजिक कुशलताओं को सुधार करना, आप ऐसी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर स्टडी की बात आ रही है, समझा बच्चे को यहाँ पर कुछ ना कुछ पढ़ाने की बात आ रही है, क्या है जल का पाठ पढ़ाने की बात आ रही है। तो ये आपका क्या है, सामाजिक कुशलता से इसका कोई मतलब नहीं है। क्या है, सामाजिक कुशलता से इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका पॉइंट नहीं है। बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की कि अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, तो ये बिल्कुल आप नहीं करेंगे। ऑप्शन सी देखेंगे कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना, तो बिल्कुल आपका सही होगा। और ऑप्शन डी की बात करें तो क्या है, जल के स्रोतों के विषय में विभिन्न विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, बिल्कुल ये आपका नहीं लाएंगे। लेकिन जब सक्रिय भाग की बात आ जाएगी, कहीं भी मैं आपको बता दूं, बच्चे के सक्रिय भाग की बात आ जाएगी या एक शिक्षक सक्रिय होगा बच्चे को सिखाने के रूप में, तो वो आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। मैं दोबारा से आपको ऑप्शन दिखा दूं, इससे देखिए इससे रिलेटेड आपका जो है सक्रिय से रिलेटेड आपका टैग वर्ड है, बिल्कुल आप याद रखें। जहाँ पर आपको कहीं भी सक्रिय देखने को मिल जाएगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बिल्कुल छात्र यहाँ पर सक्रिय होगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर बात आ रही है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा कर रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन में समझाता हूँ चल रहा हूँ बिल्कुल आपके समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे होंगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देखें, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए उद्देश्य बताना है कि सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन ए हमारा है कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन बी हमारा पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। ऑप्शन सी हमारा विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। ऑप्शन डी हमारा है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो यहाँ पर बात आ रही है, देखिए ईवीएस पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया है और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर देखिए मैं बता दूं आपको, अगर आपको आंसर भी नहीं पता है, ठीक है, आंसर भी आपको नहीं पता है, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि उसमें जो है क्या पूछा है। अगर आपको आंसर भी नहीं आ रहा होगा तब भी आप आंसर जो है लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर लगा सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया। तो यहाँ पर बात आ रही थी कि शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा, ए सही होगा। शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, मतलब बच्चा जो है प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ के बारे में जानेगा, स्वयं उस चीज़ के बारे में अवलोकन करेगा, सीखेगा, तो क्या है उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी हैं। तो इसमें देखिए कुछ इस प्रकार के आपके पॉइंट दे रखे होते हैं ABCD करके। तो अगर आपने सीटे प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल जो है आपके एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल सेलेक्टेड हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे। तो इसमें उपकरण बताने हैं, उपकरण और तकनीकी के बारे में बताना है कि क्या है पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए, बिल्कुल आप जो समझते हुए चलेंगे। बात करेंगे एक ही कि परियोजना कार्य, क्षेत्र विवरण, जनरल लिखना, विचार मानचित्रण। अब इसमें बताना है कि आपके कौन कौन से सही होंगे। तो कहेंगे सर हमारे जो है चारों ही सही हैं, तो कहेंगे सर ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्या है, परियोजना कार्य भी होता है आपका, क्षेत्र भ्रमण भी होता है, और क्या है जनरल लिखना भी होता है, और क्या है विचार मानचित्रण भी होता है, ठीक है। क्या है, ये भी आपका पर्यावरण अध्ययन में होता है, ठीक है। परियोजना कार्य मतलब उस चीज़ की प्रक्रिया तैयार करना कि जो है किस प्रकार जो है कोई कार्य करना। क्षेत्र विवरण मतलब बच्चा जो है स्वयं जाकर प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ के बारे में जान रहा है। जनरल लिखना मतलब उसके बारे में सीख रहा है, जान रहा है, लिख रहा है, ठीक है। विचार मानचित्रण मतलब बच्चा जो है शिक्षक से चर्चा कर रहा है, एक अपने साथियों से चर्चा कर रहा है उस विषय में। तो बिल्कुल आपको पर्यावरण अध्ययन में अगर ऐसी कोई कहीं भी पूछने को मिल जाए तो क्षेत्र विवरण लगाएंगे, परियोजना का लगाएंगे। विचार मानचित्रण मतलब जहाँ पर बच्चा चर्चा कर रहा है एक शिक्षक से या अपने साथियों से उस विषय वस्तु के बारे में, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा इसमें चारों ही सही है, ABCD, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो बिल्कुल इसमें आपके देखिए झूम खेती इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए जान लेते हैं। इसमें देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इसमें देखिए इसमें भी आपका जो पॉइंट दे रखे हैं उसमें बताना है कौन कौन से पॉइंट इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो बताएंगे। देखिए इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। तो कहेंगे सर झूम खेती में ऐसा किया जाता है। क्या है? झूम खेती में ऐसा किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, इस भूमि पर किए जाने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तो कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है कि जितने भी उस पर जो भूमि पर आपकी खेती की जाती है, अगर उस पर जो खरपतवार होती है उसको क्या किया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसके बाद में उस पर खेती की जाती है। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि गहरी जुताई कर लेंगे तो जो उर्वरक होते हैं, जो आपके होते हैं, वो क्या नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आप ये पॉइंट नहीं लगाएंगे। बात करेंगे चौथे पॉइंट की कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही कह सकते हैं आप। क्या है? बिल्कुल सही कह सकते हैं। बात करेंगे पाँचवें पॉइंट की, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो कहेंगे सर नहीं। अगर देखिए जो है पानी भी हो सकता है और जो प्राकृतिक खाद होती है वो भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है? कीटनाशकों का उपयोग का ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल जो है नष्ट हो सकती है। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन जो आपका जो पॉइंट कौन से सही थे कि ए और बी और आपका डी सही था, और ये आपका सी गलत था और आपका ई गलत था। तो कहेंगे सर कौन से आपका इसमें मैच कर रहा है? तो कहेंगे सर ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन बी मैच कर रहा है। बात समझ में आ गई? अगर देखिए दोबारा से आपको समझा दूं, झूम खेती की कहीं बात आ जाए तो क्या है कि उस फसल को क्या है कुछ वर्षों तक जो है खाली छोड़ दिया जाता है, कुछ वर्षों तक, फिर उसके बाद जो है खेती की जाती है। और क्या है जो उस पर खरपतवार या बांस के कोई भी ऐसे वृक्ष जम जाते हैं, पेड़ जम जाते हैं, उनको जलाकर जो उस पर खेती की जाती है, ठीक है। और कहीं भी रिलेटेड ऐसी बात आ जाए कि जो है एक ही माध्यम मतलब एक बार में जो क्या आपकी 3 से 4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। पर्यावरण के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों से केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? ठीक है। क्या है? एक ऐसा कौशल नहीं है। बिल्कुल समझेंगे। तो पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। जो आपने अगर रेगुलर क्लास कर रखी है तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। क्या है? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्या है? 174 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो इसमें नहीं है, विशेषता नहीं है, ये आपका पूछा है। तो बताएंगे ऑप्शन ए हमारा है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन सी हमारा ये है एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ऑप्शन डी हमारा यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। क्या है? निरीक्षण विधि की बात आ रही है। क्या है? बिल्कुल समझेंगे। निरीक्षण विधि की बात आ रही है तो ये प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल कहेंगे बाल केंद्रित विधि जिसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है। कहेंगे सर बिल्कुल सही है। यह विधि विभिन्न आपकी सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सी आपकी विशेषता नहीं है? तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल समझ लिया होगा। ऑप्शन पहला देखेंगे कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। ऑप्शन बी हमारा है कि यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी हमारा सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो इसमें देखिए ऐसे आपको ABCD करके कोई पॉइंट दे रखे होंगे। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन ऐसे आ गया। तो इसमें कहना है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कहेंगे सर इसमें देखिए कौन कौन से आपके इससे सही रिलेटेड हैं। तो कहेंगे सर इसमें आपका कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो बता दें हम कि इसमें देखिए
कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। कोई भी अगर मोटरसाइकिल से जाएंगे, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे तो जो है अलग अलग जो साधन हैं उनकी यात्रा की लागत भी अलग अलग होती है। बात करेंगे बी की कि यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ज़रूरी नहीं है। क्या है बात, ये ज़रूरी नहीं है। क्या है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर जितने भी वाहन होते हैं वो उसकी जो गति होती है वो अलग अलग होती है। कोई किसी प्रकार चलता है, कोई किसी प्रकार चलता है। बात करेंगे सी की कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। बिल्कुल आप सही करेंगे। क्या है, बिल्कुल सही करेंगे। और बात करेंगे डी की आरक्षण प्रक्रिया की समझ है, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही था, ए और सी सही था। तो कहेंगे सर इसमें कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है। क्या है, ए और सी। अब मैं आपको देखिए यहाँ पर समझा दूँ क्वेश्चन को कि बात यहाँ पर आ रही है कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। बात समझ में आ गई। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो अलग अलग साधनों यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है, इस पर चर्चा की जा सकती है। सार्वजनिक परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो कौन सी युक्ति ऐसी है जो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए हमारा है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन बी देखेंगे कि शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से बाहर का मानचित्र लेकर आए। ऑप्शन सी हमारा शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन डी देखेंगे तो शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन देखकर पता चल होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षार्थी की जहाँ पर सहायता करने की बात आ रही है, एक शिक्षक जो है शिक्षार्थी की सहायता कर रहा है किसी प्रकार की, एक शिक्षार्थी किसी विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा है। क्या है, एक किसी विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा है। ठीक है, बच्चे को अवसर दे रहा है, बच्चे को खोजने के लिए दे रहा है। तो आपके ऑप्शन सही हैं। बात यहाँ पर आ रही है निकटतम परिवेश पर का मानचित्र वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति दिशा पर ध्यान केंद्रित करे। तो जब सहायता करेगा तो वो अपने परिवेश के बारे में जो वो जानता है तो उसको आसानी से वह लिख कर ला सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखने। बता दूं आपको, जहाँ पर अधिगम की बात आ जाएगी तो बिल्कुल आपको सीखना लगाना होगा। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया होगा। के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल बात आ रही है अध्यापिका महका चाहती है। ठीक है, जो अध्यापिका है वो शिक्षार्थियों को आसपास के पौधों का अवलोकन करने की बात आ रही है और सार्थक अधिगम करने की बात आ रही है। तो बच्चे के साथ उसे क्या करना चाहिए, किस चीज़ के बारे में प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बात करेंगे ऑप्शन ए की कि समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। ऑप्शन बी हमारा है कि समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन सी हमारा है अधिकतम पौधे का नाम लिखना। ऑप्शन डी हमारा उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए आसपास का अवलोकन करने की बात आ रही है और क्या है सिखाने की बात आ रही है। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्या है, ऑप्शन डी सही होगा। उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो बिल्कुल जब वो अंतर करना सीख जाएंगे, समझ लेंगे उस चीज़ के बारे में, तो आसानी से सारी चीज़ें वह पौधे के बारे में समझना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। आपको क्या करना है सीटेट में, अपने आप को स्वयं को एक शिक्षक मानकर चलना है। बस आपकी पेडागोजी बिल्कुल सरल महसूस होगी आपको। ठीक है, अपने आप को एक शिक्षक महसूस करना है, मानना है, क्योंकि आपके भविष्य में आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो आप पहले से ही उस चीज़ को मान लेंगे कि हम एक शिक्षक हैं। आप अपने छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, किस प्रकार की प्रक्रिया उसको देंगे, ठीक है, किस प्रकार उससे परिचर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए
तो ये बस बिल्कुल आप ये चीज़ समझ लेंगे तो आपकी पेडागोजी बिल्कुल सरल लगेगी। बात करेंगे ऑप्शन ए हमारा है कि कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन बी देखेंगे कि शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। ऑप्शन सी हमारा है कि शिक्षार्थियों को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऑप्शन डी हमारा है पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन से आपके ऑप्शन गलत हैं। अगर गलत पता चल जाएंगे तो सही भी आपको पता चल जाएगा। कक्षा में धीमी गति सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी को समान शिक्षा देने का क्या है, एनसीएफ के द्वारा जो है आपका कहा गया है कि सभी को जो है समान शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक जो बच्चे को सिखाया जाएगा। तो धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, इस प्रकार का पॉइंट आपको नहीं लगाना है। बात करेंगे ऑप्शन बी की कि शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को सिखाया जाएगा, बच्चे को वो नोट्स के द्वारा नहीं सिखाया जा सकता। बात करेंगे सी की कि शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, बिल्कुल बात आपकी सही है। डी की बात करेंगे पहले से पाठ योजना तैयार करना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना मतलब बच्चे के बारे में जब हम पहले से ही जान लेंगे। क्वेश्चन आपको दिखा दूं कि नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ठीक है, पढ़ाने से पहले की बात आ रही है, तो बिल्कुल शिक्षार्थी के व्यवहार के बारे में आपको जानना है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे की मानसिकता किस प्रकार, मतलब बच्चे का दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा है, बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। तो उसका क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करेंगे। ठीक है, उसके अनुसार। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। इसमें पूछ रहा है कि विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है कि यह शिक्षार्थियों की वैविध्य पूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन बी हमारा है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ऑप्शन सी हमारा यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन डी हमारा है यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। अब कुछ साथी क्या करेंगे, जल्दी से ऑप्शन इन तीनों में से कोई सा जल्दी से लगा देंगे। क्या है, ये लगा देंगे, इनमें से लगा देंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, विशेषता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं को आपका क्या करना है, गोला कर लेना है। क्या है, गोला कर लेना है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आपको कौन सा आपको ऑप्शन लगाना है, तो कहेंगे ऑप्शन सी लगाना है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो कभी भी ये आपको नहीं लगाना है। परिभाषाओं या इस चीज़ की कोई ऐसी प्रक्रिया आ जाए जिस पर जो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो बिल्कुल आपको ये पॉइंट नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अमूर्त की बात आ जाएगी तो प्राथमिक स्तर की बात आ रही है, 1 to 5 की बात आ रही है। तो बच्चा यहाँ पर अमूर्त चीज़ों को जो है ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएगा जितना कि वह मूर्त चीज़ों के बारे में समझ पाएगा। परिभाषाओं पर क्या ध्यान केंद्रित की बात करनी है, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। जितना कि जो एक शिक्षक बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से या उस पर चर्चा करके किसी विषय वस्तु पर समझा देगा या बच्चा जो है समझ लेगा, उतना वो परिभाषा से नहीं समझेगा। तो ये आपका क्या है, विशेषता नहीं होनी चाहिए। बात आपकी समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और क्या है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए, सीटेट की तैयारी करें या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन तक तुरंत पहुंच सके। तो बिल्कुल अगर आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल इंडिया आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो हमारा चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे और क्या है, पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।